हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विथ मनीष चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं डीएनए की रासायनिक संरचना के बारे में, जिसमें हम देखेंगे कि जो डीएनए है वो होता क्या। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो ये डीएनए है वो होता क्या है और इस डीएनए का क्या महत्व है, यानी अपनी जो बॉडी है उसमें डीएनए का क्या महत्व है, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं और इसकी जो संरचना है यानी ये किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, यह सभी जानकारी हम इस वीडियो में लेंगे। तो जो डीएनए है पहले हम ये देख लेते हैं कि जो इसकी खोज किसने की। जो डीएनए है इसकी खोज जो वाटसन एवं क्रिप्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी जो द्विकुंडलित जो डीएनए है उसकी खोज वाटसन एवं क्रिक ने 1953 में की थी। और जो डीएनए है वो कि 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी जो ये डीएनए है, यानी आपको पूछा जाए कि ये डीएनए किन किन पदार्थों से मिलकर बना होता है, तो आप बता सकते हैं कि ये 3 प्रकार के अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें से पहला है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा यानी इसमें 3 प्रकार के अणु पाए जाते हैं, जिसमें से जो पहला है वह है डीऑक्सीराइबोज शर्करा। सेकेंड है नाइट्रोजन सार्क। जो नाइट्रोजन सार्क हमने पहले वाली वीडियो में बताया था कि जो 2 प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स। अब जो नाइट्रोजन सार्क है वो कितने प्रकार के होते हैं, प्यूरिन्स और पिरिमिडिन्स 2 प्रकार के होते हैं। अब तीसरा है इसमें, यानी जो तीसरा प्रकार है, यानी जो डीएनए है वो किन 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, उसमें तीसरा है फॉस्फेट समूह है, यानी डीऑक्सीराइबोज शर्करा, नाइट्रोजन सार्क और फॉस्फेट समूह मिलकर क्या बनाते हैं, न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। और जो न्यूक्लियोटाइड होते हैं वही क्या कहलाते हैं, डीएनए कहलाते हैं। अब जो डीएनए की संरचना है, यानी जो रासायनिक संरचना है, इसमें हम इन तीनों टॉपिकों को पढ़ेंगे और इसकी डीएनए जो डीएनए है उसकी विशेषताओं को भी आप में आगे देखेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो अब पहले हम बात करने वाले हैं डीऑक्सीराइबोज शर्करा की, यानी जो डीएनए का जो पहला अणु है डीऑक्सीराइबोज शर्करा, इसके बारे में हम देखेंगे। तो जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा है वो क्या होती है, इसमें यानी जो डीएनए होता है इसमें क्या होती है, डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी जो सबसे मुख्य क्या होती है इसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है, यानी जो डीएनए है उसमें डीऑक्सीराइबोज शर्करा पाई जाती है और ये 5 कार्बन युक्त होती है। यानी जो डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है इसकी संरचना में कार्बन कितने होते हैं, 5 कार्बन युक्त होती है, इसलिए हम इसे पेंटोज शर्करा भी कहते हैं, इसलिए हम इसे पेंटोज शर्करा भी कहते हैं। और जो पेंटोज शर्करा है इसमें नाइट्रोजन सार्क और फॉस्फेट अणु के द्वारा जुड़ी होती है। जो ये पेंटोज शर्करा होती है वो नाइट्रोजन सार्क और जो फॉस्फेट समूह होते हैं उनसे मिलकर, यानी उनके द्वारा ये जुड़ी हुई होती है। जो पेंटोज शर्करा है उनके द्वारा जुड़ी होती है, जिसे हम आगे जो डायग्राम है उस डायग्राम में हम आपको पूरा बताएंगे। अब दूसरा है नाइट्रोजन सार्क। जो नाइट्रोजन सार्क है ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड अणु में कार्बनिक पदार्थों से निर्मित नाइट्रोजन सार्क पाया जाता है, यानी जो डीएनए होता है उसमें न्यूक्लियोटाइड अणु में कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है। ये कौन सा, ये नाइट्रोजन सार्क होता है जो डीएनए में पाया जाता है। अब ये जो नाइट्रोजन सार्क है ये कार्बनिक पदार्थों से निर्मित होता है, यानी जो अभी जो नाइट्रोजन सार्क है वो 2 प्रकार के होते हैं, जो हमने पहले वाली वीडियो में बताया था और हम आगे भी बताएंगे। तो ये जो नाइट्रोजन सार्क है वो 2 प्रकार के होते हैं, जिसमें से हमने पहला देखा था प्यूरिन्स और सेकंड था पिरिमिडिन्स। अब जो प्यूरिन्स है ये भी आगे 2 प्रकार का होता है और पिरिमिडिन्स है ये भी आगे 2 प्रकार का होता है। तो पहले हम बात करने वाले हैं प्यूरिन्स की। प्यूरिन्स में कौन कौन से नाइट्रोजन सार्क पाए जाते हैं। अब ये प्यूरिन्स क्या होता है, ये 2 बेंजीन वलय, यानी जो ये प्यूरिन्स होते हैं इसकी संरचना में क्या होती है, 2 बेंजीन की वलय उपस्थित होती है, इसलिए ये 2 बेंजीन युक्त कार्बनिक यौगिक होते हैं। और प्यूरिन्स में 2 नाइट्रोजन सार्क पाए जाते हैं। जो प्यूरिन्स है इसमें यानी जो 4 प्रकार के नाइट्रोजन सार्क बताए थे, जो आरएनए में अलग होता है, एक यूरेसिल होता है, यानी 5 प्रकार के हैं। तो इन 5 प्रकारों में से जो प्यूरिन्स है उसमें 2 प्रकार के नाइट्रोजन सार्क पाए जाते हैं। तो जिसमें से पहला है एडेनिन, यानी जो प्यूरिन्स है उसमें क्या क्या पाया जाता है, एडेनिन, और सेकंड है ग्वानिन, यानी जो प्यूरिन्स होता है उसमें एडेनिन जिसे हम कैपिटल ए से व्यक्त करते हैं और सेकंड है ग्वानिन जिसे हम कैपिटल जी से व्यक्त करते हैं। तो ये हो गया। अब है पिरिमिडिन्स, यानी जो पिरिमिडिन्स होता है उसमें कौन कौन से नाइट्रोजन सार्क पाए जाते हैं। जो पिरिमिडिन्स है उसमें एक तो ये क्या होती है, एक बेंजीन वलय युक्त कार्बनिक पदार्थ होते हैं, यानी इसकी संरचना में क्या होते
हैं एक ही बेंजीन वलय पाई जाती है, और जो प्यूरिन्स होते हैं उसमें उसकी संरचना में 2 बेंजीन की वलय उपस्थित होती है। यानी इसकी जब संरचना देखते हैं हम तो इसमें क्या होता है, 2 बेंजीन की वलय उपस्थित होती है प्यूरिन्स में और 1 बेंजीन वलय होती है पिरिमिडीन्स में। अब जो ये पिरिमिडीन्स है, यानी जो अभी ये पिरिमिडीन्स है, ये भी आगे 2 प्रकार के होते हैं। यानी जो पिरिमिडीन्स है ये आगे 2 प्रकार के होंगे, जिसमें से पहला है साइटोसिन, जिसे हम कैपिटल C के द्वारा व्यक्त करते हैं, और सेकंड है थायमिन, जिसे हम कैपिटल T के द्वारा व्यक्त करते हैं। लेकिन ये तो बात हुई डीएनए में, लेकिन अब क्या होता है, जो आरएनए होता है उस आरएनए में जो ये थायमिन है, उस थायमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। यानी जो आरएनए होता है उसमें थायमिन नहीं पाया जाता है, इसके स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ये आपको याद रखना होगा क्योंकि ये आगे काम आता है। तीसरा है डीएनए का तीसरा अणु है फास्फेट समूह। यानी अब जो डीएनए है उसकी 2 पॉइंट तो हो गए, यानी 2 अणुओं से यानी हमने बताया था कि डीएनए है वो 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, जिसमें पहला था डिऑक्सीराइबोस शर्करा, सेकंड थे नाइट्रोजन शार्क, और थर्ड है फास्फेट समूह है। तो अब ये फास्फेट समूह है, इसमें क्या होता है, डीएनए में जो फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह के रूप में पाया जाता है। यानी फास्फेट समूह है जिसे H3PO4 के रूप में पाया जाता है। यानी जो फास्फेट समूह होता है वो किसके रूप में पाया जाता है, आपको पूछा जा सकता है कि जो डीएनए होता है उसमें फास्फोरिक अम्ल फास्फेट समूह किस रूप में पाया जाता है, तो आप बता देंगे H3PO4 के रूप में पाया जाता है। यानी फास्फेट समूह के रूप में पाया जाता है। जो फास्फोरिक अम्ल होता है वो फास्फेट के समूह में उपस्थित होता है। अब ये जो फास्फेट समूह है वो डिऑक्सीराइबोस शर्करा से फास्फोडाइएस्टर के बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। यानी जो ये राइबोस शर्करा से फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा होता है। यानी जो फास्फेट समूह होता है, यानी इसे हम कैपिटल P से व्यक्त करते हैं। ये क्या होता है, जो राइबोस शर्करा होती है उससे फास्फोडाइएस्टर बंध के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। और जो ये फास्फेट समूह है वो डीएनए का मेरुदंड बनाने का कार्य करता है। यानी जो फास्फेट समूह होता है जो बेंजीन वलय युक्त आपको दिखाते हैं, डायग्राम आएगा आगे, तो उसमें क्या होता है, जो डीएनए होता है उसका मेरुदंड बनाने का कार्य करता है। यानी जो इंपॉर्टेंट होता है इसमें, यानी जैसे अपने शरीर में अपनी रीढ़ की हड्डी यानी अपना मेरुदंड काम करता है अपने शरीर को सीधा रखने में, उसी प्रकार इस डीएनए में मेरुदंड का कार्य कौन करता है, फास्फेट समूह कार्य करता है। अब जो ये फास्फेट समूह है, यानी ये तो होगी इसमें फास्फेट समूह। अब जो ये हम बात करेंगे डीएनए की विशेषताएं। अब जो डीएनए की विशेषताएं है उसमें हम सभी को देखेंगे कि जो किन किन बंधों से जुड़ा हुआ होता है। जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उन नाइट्रोजन क्षारक में ये जो 3-3 के जोड़े में पाए जाते हैं, जो जिन्हें हमने पहले वाले वीडियो में देखा था कि नाइट्रोजन जो क्षारक होते हैं वो कौन से यानी त्रिक रूप में पाए जाते हैं। तो ये अब देखेंगे कि जो एडेनिन है उसके साथ कौन जुड़ेगा, थायमिन है उसके साथ कौन जुड़ेगा, ऐसे ही ग्वानिन और साइटोसिन के साथ साथ कौन कौन जुड़ेगा, जिसके बारे में हम आगे देखेंगे। तो जो डीएनए की विशेषता यानी जो डीएनए होता है उसकी हम विशेषताओं को भी इसी वीडियो में देखेंगे। तो जो डीएनए है वो क्या होता है, द्विरुज की पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचनाएं होती है। यानी न्यूक्लियोटाइड में कौन कौन से थे कि नाइट्रोजन क्षारक भी थे, फास्फेट समूह भी थे और डिऑक्सीराइबोस शर्करा भी थी। यानी ये तीनों मिलकर क्या बना रहे थे, न्यूक्लियोटाइड बना रहे थे। अब जो ये न्यूक्लियोटाइड है यानी जो ये पॉली का मतलब है अधिक यानी असंख्य, यानी ये जो आगे जुड़कर एक चेन का निर्माण कर लेते हैं जिसे पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना कहते हैं। अब जो पहले पॉलीन्यूक्लियोटाइड संरचना है, जो अभी इसमें जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, यानी एक तो चढ़ता हुआ होता है और एक उतरता हुआ होता है। यानी जो डीएनए होता है उसका एक रज्जु की ध्रुवता यानी जो 3 एंड से 5 एंड की दिशा की ओर चढ़ती हुई होती है तथा 5 एंड से 3 एंड दिशा की ओर उतरती हुई होती है। जो डीएनए होता है उसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, एक तो ऐसे लगता है जैसे कि ऊपर चढ़ रही हो और एक ऐसे लगता है जैसे नीचे उतर रही हो। ये कैसे होता है, जैसे कि आपने कभी रस्सी देखी होगी तो उसमें जब 2 रस्सी होती है वो दोनों रस्सी एक दूसरे से लिपटी हुई रहती है और वो एक मोटी रस्सी का निर्माण कर लेती है। उसी प्रकार ये डीएनए पाया जाता है, यानी जो रस्सी होती है उस रस्सी के समान ही वो डीएनए पाया जाता है, यानी दोनों स्ट्रैंड के रूप में पाया जाता है। डीएनए में डिऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है जो 5 कार्बन युक्त होती है। अभी बताया था जो डीएनए होता है उसमें क्या होती है, राइबोस शर्करा पाई जाती है और जो ये राइबोस शर्करा है वो 5 कार्बन युक्त
होती है, जिसे हमने पेंटोस शर्करा नाम दिया था। जो डीएनए है उसका व्यास 20 एंगस्ट्रम होता है, यानी जो डीएनए है उसकी जो ऊपर की जो चौड़ाई होती है, दोनों स्ट्रैंड्स के बीच की जो दूरी थी ऊपर की, वो 20 एंगस्ट्रम होती है। जैसे आपके सामने ये डीएनए का डायग्राम है, जिसमें से ये आपको ये 5 हैंड से 3 हैंड की जो दोनों के बीच की जो ये दूरी है, वहाँ पर क्या होगा, 20 एंगस्ट्रम की ये दूरी होगी, यानी यहाँ से ये 20 एंगस्ट्रम होगी, ये दोनों 20 एंगस्ट्रम होगी। और ये जो देखो दोनों स्ट्रैंड्स अलग अलग आ रहे हैं, यानी एक रस्सी की तरह कार्य कर रहे हैं। यानी एक रस्सी तो जैसे ऐसे लग रही है जैसे उतर रही है, और एक ऐसे लग रही है जैसे नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अब जो डीएनए है, डीएनए के हेलिक्स या कुंडलन की लंबाई कितनी होती है, यानी आपको ये पूछ लिए जो डीएनए है उसकी हेलिक्स की लंबाई कितनी होती है, तो आपको ये बता देना है। जो डीएनए में दो पेंटोस शर्करा की जो डीएनए होता है उसमें दो जो पेंटोस शर्करा होती है उनकी दूरी कितनी होती है, 11 एंगस्ट्रम होती है। और जो डीएनए की जो हेलिक्स की कुंडलन की कितनी होती है दूरी, वो होती है 34 एंगस्ट्रम होती है। अब जो 11 एंगस्ट्रम है, दोनों पेंटोस शर्करा के बीच की दूरी 11 एंगस्ट्रम होती है। डीएनए में तो नाइट्रोजन सारक पाए जाते हैं, जैसे एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, साइटोसिन, ये होते हैं नाइट्रोजन सारक। जो इनके बीच की दूरी होती है 3.4 एंगस्ट्रम होती है, यानी जो दो नाइट्रोजन सारक है उन दोनों नाइट्रोजन सारकों के बीच की जो दूरी है वो 3.4 एंगस्ट्रम होगी। ये जो एंगस्ट्रम है उनकी दूरी को नापने की एक इकाई होती है, जिसे हम कैपिटल ए और उसके ऊपर एक बिंदी यानी गोला लगा देते हैं, जिसे हमने एंगस्ट्रम कहते हैं। अब जो ये आपके सामने ये डीएनए का डायग्राम है, जिसमें जो ये 5 हैंड से 3 हैंड जो दिशा थी, ये 5 हैंड से 3 हैंड जो दिशा थी उसके बीच की दूरी कितनी थी, 20 एंगस्ट्रम थी। और जो ये यहाँ से जो ये कुंडलन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ये कुंडलन हो रहा है, उस कुंडलन की लंबाई है 34 एंगस्ट्रम, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो लंबाई है उसे 34 एंगस्ट्रम होती है। और जो ये नाइट्रोजन क्षारक है, ये दोनों बीच में, जैसे पहला है जी और सी यानी ग्वानिन और साइटोसिन, ये दोनों हैं, इनके जो बीच की दूरी यानी जो अलग अलग है एडेनिन और थाइमिन, इनके बीच की दूरी 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और जो ये पेंटोस शर्करा है जिसका डायग्राम हम आगे देखेंगे, जिसमें हमको आपको बता देंगे। जो डीएनए होता है उसके नाइट्रोजन क्षारक में यानी जो बीच में क्या होता है, हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। जैसे कि हमने ये देखा है ग्वानिन और साइटोसिन होता है, उसके बीच में ये जो 3 लाइन दिख रही है, उस लाइन का मतलब ऐसे है कि जो ग्वानिन और जो साइटोसिन है ये एक दूसरे से हाइड्रोजन बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं, यानी हाइड्रोजन का 3 बंध है इसमें, इसलिए ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। अब आपके सामने ये है पेंटोस शर्करा के रूप में ये नाइट्रोजन क्षारकों के सभी इसमें दिख जाएंगे, यानी जो डीएनए है उसकी रासायनिक संरचना में ये वाला है, यानी ये हो गए फास्फेट समूह, ये हो गए ये होगी पेंटोस शर्करा जो 5 कार्बन युक्त होती है, इसलिए इसे पेंटोस शर्करा कहते हैं। यानी इसकी संरचना में ये बेंजीन की वलय के जैसे 5 कार्बन पाए जाते हैं। और जो ये एडेनिन है और ये थाइमिन हो गया, इन दोनों के जो बीच की दूरी है वो कितनी होती है, 3.4 एंगस्ट्रम होती है। और ये दोनों जैसे एडेनिन और जो थाइमिन है 2 लाइन के द्वारा दिखाई दे रहा है इन दोनों के बीच में, तो इससे क्या मतलब हो रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या है, हाइड्रोजन बंध होता है, यानी जो डीएनए है उन नाइट्रोजन क्षारकों के बीच में हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। और जो एडेनिन है वो थाइमिन के साथ जुड़ता है, और जो थाइमिन है वो एडेनिन के साथ जुड़ता है, ये याद रखना है। जो ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ जुड़ता है, और जो साइटोसिन है वो ग्वानिन के साथ जुड़ता है। जो एडेनिन और थाइमिन है उनके मध्य जो हाइड्रोजन बंध है उनका द्विबंध पाया जाता है, यानी जो एडेनिन और जो थाइमिन है उनके मध्य हाइड्रोजन का द्विबंध पाया जाता है। और जो ग्वानिन और जो साइटोसिन है उनके मध्य हाइड्रोजन का त्रिबंध पाया जाता है, यह आपको याद रखना है, जिससे आप डीएनए की संरचना बना सकते हैं। और डीएनए में नाइट्रोजन क्षारक होते हैं उन पेंटोस शर्करा के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यानी जो नाइट्रोजन क्षारक है वो पेंटोस शर्करा के द्वारा कौन से बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं, यह आपको याद रखना है कि ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा ये नाइट्रोजन क्षारक पेंटोस शर्करा से जुड़ा हुआ होता है।
अब ये जो डायग्राम है इसमें आपको दिख रहा है कि 3 हैंड से 5 हैंड दिशा ये तो एक हो गई, और जो 3 हैंड से 5 हैंड ये अलग से हो गई, 5 हैंड से 3 हैंड हो गई। और जो इसमें आपको ये नाइट्रोजन क्षारक हो रहे हैं जैसे एडिनिन और थाइमिन है, ये इस पेंटोस शर्करा से ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए हैं। और जो डबल दिख रहा है आपका हाइड्रोजन बंध है, ये वाला है हाइड्रोजन बंध, यानी जो दोनों नाइट्रोजन क्षारक क्या होते हैं एक दूसरे से हाइड्रोजन के बंध द्वारा जुड़े हुए होते हैं, और जो नाइट्रोजन क्षारक होते हैं वो पेंटोस शर्करा के द्वारा ग्लाइकोसाइडिक बंध के द्वारा जुड़े हुए होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हुई डीएनए की विशेषताएं पूरी हुई, यानी जो डीएनए था उसकी सभी विशेषताओं को हमने देख लिया है। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, जिससे क्या होगा आपको डीएनए की रासायनिक संरचना पूरी समझ में आ जाएगी, और जो ये डीएनए की जो विशेषताएं हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू फ्रेंड्स।